नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं आगामी परीक्षा व्यापम के उसके लिए एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा जो सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्जाम होने वाली है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, उसके साथ साथ आप सुने होंगे राजस्व निरीक्षक के बारे में, आरआई का ये पोस्ट आने की संभावना है अभी पूरी तरीके से। और अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सहकारिता विभाग के अंतर्गत, साथ साथ आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक, उसके अंतर्गत काफी सारे पोस्ट क्या है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत आपकी तैयारी के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई बैच। ये बैच मुख्य रूप से हमारी नई शाखा सिटी प्लाजा ब्रांच में 11 सितंबर को शाम होगा 5:30 से 8:30 बजे के मध्य। इस क्लास की खासियत ये है कि ये क्लास आपको ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध होगा। यदि किसी कारणवश कोई क्लास नहीं आ पा रहा है, जो दूरस्थ इलाके पे होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन भी सुविधा ये हमारे आपके लिए उपलब्ध होगी। साथ साथ इस क्लास की आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा, प्रॉपर आपको नोट्स, और साथ साथ जो अनुभवी शिक्षक है उनके द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। बढ़ते हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा, नाप्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाप्ता झाकड़ी परियोजना मुख्य रूप से सतलज नदी पे, सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है नाप्ता झाकड़ी परियोजना। जैसी सतलज नदी भारत में उत्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तिब्बत से, सतलज नदी की उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हुआ मुख्य रूप से राकसताल हिमनद या कहीं कहीं आपको राक्षस ताल भी मिल जाएगा। जब प्रवेश करता है भारत के हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। तो भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है और कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही निर्माण होता है किसका? परियोजना का। तो यहाँ पे अगर देखिए राज्य कौन सा स्थित है, तो आंसर क्या है आपका? बी आंसर सही होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में यहाँ पे कथन दिए गए हैं कुछ, उस पर विचार करना है। पहला देखते हैं, पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है, अर्थात सकरा है। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। साथ साथ ये गुजरात का मैदान भी लेते हैं, तो ये हिस्सा क्या है? पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। तो गुजरात वाला हिस्सा ये कहलाता है काठियावाड़ का पठार। ये वाला हिस्सा कोंकण तट, गोवा महाराष्ट्र वाला। बीच वाला हिस्सा कहलाता है आपका कनारा का मैदान, या इसी को बोला जाता है कर्नाटक का मैदान। ये नीचे वाला हिस्सा कर्नाटक से केरल आधा हिस्सा, ये कहलाता है मालाबार तट या केरल का तट कहलाता है यही। तो ये क्या है? पश्चिम तटीय मैदान है। अब इसी के संबंध में आपको थोड़ा विचार करना है। तो पहला बोला है क्या? तटीय मैदान में मध्य हिस्सा चौड़ा परंतु उत्तर दक्षिण हिस्सा संकीर्ण होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जो मध्य जो हिस्सा होता है वो गोवा वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे क्या होता है? सबसे संकीर्ण होता है, सकरा होता है। बाकी सबसे चौड़ा कहाँ पे होता है? दक्षिण में, केरल वाले हिस्से पे। और सबसे ये वाला हिस्से में सबसे ज्यादा यहाँ पे है। लेकिन ताप्ती नदी के मुहाने से यहाँ तक ले तो केरल का हिस्सा क्या है? सबसे चौड़ाई पे अधिक है। तो ये जो ऑप्शन है क्या हो गया? ये गलत है, ये गलत है। दूसरा देखते हैं, पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान की उदाहरण है। बोला जा रहा है जो पश्चिम तटीय मैदान है जलमग्न का क्या है? उदाहरण है। हम बात करें अगर पश्चिम तटीय मैदान में, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे समुद्री लहर जब आती है तो क्या बालू को छोड़ देता है, जिसकी वजह से मैदान क्या होता है? जलमग्न होता है। ये वाला क्या है आपका? ये सही है। तीसरा कथन अगर देखें तो बोला गया यहाँ पे पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। ये बिल्कुल भी क्या है? ये सही है, क्योंकि पश्चिम तटीय हिस्से पे जो नदियां बहती है, जैसे कि आप सुने होंगे पेरियार नदी, शरावती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये जो नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी कहने का मतलब है ज्वार नदमुख, इसका निर्माण करती है। अर्थात यहाँ पे पश्चिम वाले नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये भी सही है। तो वहां पे देख सकते हो आप ऑप्शन
दूसरा और तीसरा बस आपका ये सही है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो बी क्या है आपका सही आंसर है। 2 और 3 बस सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है कौन कौन से राज्यों के लिए संयुक्त रूप से बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल मुख्य रूप से हम देखें अगर सतलज नदी और एक आती है यहाँ पे व्यास नदी, जहाँ पे संगम करती है और पानी जहाँ पे स्टोर होता है ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे एक परियोजना बनता है जिसको बोला जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये परियोजना विश्व के साथ साथ भारत का या बोल सकते हो एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा 223 मीटर के आसपास है इसकी हाइट में, ठीक है। यहीं से क्या होता है 2 नहर परियोजना निकलती है इस परियोजना से। एक नहर परियोजना निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान को क्या करती है सिंचित करती है। एक परियोजना निकलती है यहीं से जिसका नाम है सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना, और ये सिंचित करती है हरियाणा राज्य को। तो यहाँ पे अगर देखूं मैं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों के लिए कैसी है, ये एक संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखो हरियाणा, पंजाब और ये राजस्थान, तो आंसर ये क्या होगा आपका ये सही होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अभी आपको मैंने बताया पश्चिम तटीय मैदान का विभाजन, कोंकण का मैदान, कनारा का मैदान और एक आपका मालाबार तट। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो विभाजन है सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो गुजरात में मैंने बताया था काठियावाड़ तट, ये वाला सही है। महाराष्ट्र में कोंकण तट, ये सही है। कर्नाटक से लेकर केरल तक मैंने आपको बताया कौन सा मालाबार तट। केरल पे क्या कोरोमंडल तट होता है, ये गलत है, केरल पे तो मालाबार तट होता है। ये जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तटीय मैदान का जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो पश्चिम तटीय मैदान का है क्या, नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है ना। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर सही होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कि कौन कौन से कथन दिए गए, क्या क्या उसमें विचार करना है आपको, ठीक है। पहला कथन, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम गोदावरी नदी, एक है गोदावरी नदी, और हिमालय का एक नदी लेते हैं हम मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गंगा, या गंगा का एग्जांपल ले लेते हैं, और यह है आपका गोदावरी। ये बोला गया है कि दोनों में नवीनतम कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ये पहले कथन का मतलब कथन जब कह रहा है, तो हम अगर जानते होंगे कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है वो अभी अपने युवा अवस्था पे है, प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदी है वो अपने पौड़ अवस्था पे आ चुकी है। हम नदी का भी युवा अवस्था और पौड़ अवस्था ज्ञात करते हैं कैसे, किसी नदी के द्वारा अगर किसी क्षेत्र में सर्वाधिक गर्त का निर्माण किया जा रहा है या जल प्रपात बनाया जा रहा है, तो अर्थात वो नदी में क्या है, भूमि को काटने की क्षमता है, मतलब वो युवा अवस्था पे है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां उतना गर्त का निर्माण नहीं करती है जितना कि हिमालय से बहने वाली नदियां करती है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की नहीं बल्कि मध्य भारत का जो नदी होती है जो मैदानी भाग में बहती है, मैदान पे, जैसे कि गंगा नदी, तो यहाँ गंगा मैदान क्या होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है। जब इसे बाढ़ आता है तो क्या होता है, विसर्पाकार इस उसमें प्रवाहित होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये नदियां पौड़ अवस्था में है, मैंने अभी बताया प्रायद्वीपीय भारत की अक्सर नदियां कैसी अवस्था में, पौड़ अवस्था पे है। चौथा, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर होती है, बिल्कुल सही है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जितनी भी नदियां है वो मानसून आधारित है, सब के सब मानसून पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हिमालय की जो नदियां है ये तो हिमनद से निकलता है, मतलब हिमानी है, कहने का मतलब है सदा नीरा नदी होगा वो। और प्रायद्वीपीय भारत की नदी कैसे होगी, वर्षा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, मौसमी होगा। तो ये वाला क्या है, सही है। अब देखो यहाँ पे
उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, सही नहीं है, सही है ये नहीं पूछा गया। तो कौन कौन सा सही नहीं था, 1 और 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। यहाँ गलत कथन को पूछा गया है, सही को नहीं पूछा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है पूछा गया है। यहाँ पे अगर देखें तो सुरु घाटी, क्या सुरु घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ये इस क्वेश्चन का मतलब पूछ रहे हैं। लेकिन सुरु घाटी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, अभी लेकिन वर्तमान में कहाँ पे हो गई है, लद्दाख में। सुरु नदी है लद्दाख में, तो ये वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। युथांग घाटी उत्तराखंड में है क्या, ये गलत है। युथांग घाटी कहाँ पे है, सिक्किम राज्य पे है, ये सिक्किम में। जुकू घाटी ये कहाँ पे है, नागालैंड राज्य पे है। तो ये आंसर क्या है आपका, सही है। तो केवल 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखेंगे, युथांग घाटी सिक्किम पे, सुरु घाटी लद्दाख वर्तमान में है ना। बुक्स में आपको वो जम्मू कश्मीर मिल सकता है वहां पे, ध्यान रखिएगा। डी आंसर सही होगा इसका। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, कौन सा पहाड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हरिश्चंद्र, सतमाला की पहाड़ी, ग्वालियर। लेकिन ये जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत क्या है, एक उपविभाग है जो कि कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। हम सतपुड़ा पर्वत का अध्ययन करते हैं तो इसको 4 भागों में पढ़ते हैं, राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत और एक आपका मैकाल पर्वत। इसी महादेव पर्वत की ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 मीटर, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये वाला हिस्सा। तो ये महादेव पर्वत कहाँ पे है, एमपी पे है। नहीं है वही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, केवल 2 क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन देखते हैं कौन कौन से दिया गया है, विचार करेंगे उसके ऊपर। पहला कथन, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन का विपुल भंडार है। भारत का जो हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है, अगर हम बात करें इन राज्यों में, तो यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन चारों क्षेत्रों पे क्या है, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है, जहां पे भारत के सभी प्रकार के धात्विक के साथ साथ अधात्विक इन खनिजों का विस्तार पाया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रूर प्रदेश क्यों बोला गया, जैसे कि आप सुने होंगे जर्मनी में एक रूर नामक जगह है जहाँ पे खनिज संसाधन की परिपूर्णता है, जिससे कंपेयर करके भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है वहां पे। ठीक है। दूसरा, कर्नाटक का पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार है तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो कर्नाटक का जो पठार है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आर्कियन युग में इसके ऊपर लावा का उद्गार होता है, जब वो लावा का उद्गार ठंडा हो जाता है तो प्राचीन रवेदार चट्टान का निर्माण होता है, ये वाले हिस्से। और जब पहली बार आग्नेय क्रम की चट्टान का निर्माण होता है तो उस समय किसी प्रकार की जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हुई रहती है, जिस वजह से यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जा रहा है। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन देखिए तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है ये वाला। गुरु शिखर का जो हाइट है 1722 मीटर और ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ये गलत है। काली नदी उत्तर भारत में बहती है। ठीक है। तीसरा, दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दक्कन के पठार का विस्तार, यहाँ पे एक ताप्ती नदी आती है और इसी के दक्षिण पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये वाले हिस्से पे क्या है, ये विस्तार है त्रिभुजाकार आकृति में। ये आपका सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। कथन क्या पूछता है, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो 1 और 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है, तीसरा ध्रुव किसे कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये है जैसे कि आप पृथ्वी पे देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी में आप देखेंगे एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल।
ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है बर्फ से ढका है पूरे का पूरा। जैसे कि हम देखें अगर यहाँ पे ये आपका विषुवत रेखा है और ये 66.5 66.5 ये कहलाता है आर्कटिक रेखा। इसके ऊपर क्या रहता है पूरा शीत मतलब बर्फ जमा है। नीचे अगर देखें तो नीचे 66.5 ये अंटार्कटिक रेखा कहलाता है। तो इसके नीचे भी क्या है बर्फ है। मतलब पूरे पृथ्वी पे 2 ध्रुव के अलावा ये जो आपका एरिया है तीसरा ध्रुव जो भारत में पाई जाती है कौन सा हिस्सा हिंदकुश और हिमालय, जहां पे विश्व का सर्वाधिक बर्फ वाला क्षेत्र कौन सा है ठंडा क्षेत्र तो हिमालय और हिंदकुश की पहाड़ी है, जिसके वजह से उसको क्या नाम दिया जाता है तीसरा ध्रुव की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हिमालय और हिंदकुश पर्वत। ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर का मैदान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मध्य मैदान गंगा का मैदान जिसको बोला जाता है। उत्तरी मैदान केवल यहाँ पे एक शब्द लिखा है केवल सिंधु नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। क्या एक पहला कथन सही है देख लेते हैं यहाँ पे। उत्तर का जो मैदानी भाग है भारत में ये मुख्य रूप से गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेप से। असम का मैदान है ये मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। तो क्या केवल सिंधु से बना है क्या ये यहाँ पे एक शब्द लिखा है केवल शब्द सिंधु से नहीं बल्कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेप से बना है ये वाला हिस्सा सिंधु नदी वाला। तो पहला क्या हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है दूसरा नए जलोढ़ के निक्षेप को बांगर के नाम से जाना जाता है ये गलत है। आप पढ़ेंगे भारत में जो जलोढ़ मिट्टी होती है जो नया जलोढ़ होता है उसको बोला जाता है खादर, उसको खादर बोलते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ होती है उसको बोला जाता है क्या बांगर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत है यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है न तो 1 और न ही 2 ये सही नहीं है यानी सही पूछा गया यहाँ पे। क्लियर हुआ ये वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित रामसर सम्मेलन में कौन से ताजे जल का निकाय है। आप पढ़े होंगे रामसर सम्मेलन के बारे में कि इनके द्वारा आर्द्रता वाली भूमि को क्या किया जाता है उसके अंतर्गत शामिल सूची में शामिल किया जाता है। ये पूछा जा रहा है भारत कौन सा एरिया जो ताजे पानी का झील है। आप पढ़ेंगे लोनार झील के बारे में। लोनार झील मुख्य रूप से एक क्रेटर झील है या ज्वालामुखी झील है जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्या है ये स्थित है। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है जो कि खारे पानी का झील है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है जो कि ताजा पानी का झील माना जाता है जो कि तटीय हिस्से का कैसा है ताजा पानी का झील है जिसको रामसर में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं बात करें पेंगोंग त्सो ये कहाँ पे है लद्दाख पे है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाता है आपका सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ जो पहाड़ी दी गई है उसको उत्तर से दक्षिण में क्या करना है जमाना है। पहला देखो पालनी की पहाड़ी कार्डेमम अन्नामलाई और नीलगिरी। हम इसके संरचना को देख लेते हैं किस प्रकार से फैला हुआ है। हम बात करें अगर नीलगिरी पर्वत का जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है जहाँ पर्वतीय घाट है वहां पे बनता है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत में जब पूर्वी हिस्सा टकराती है तो इसके नीचे में बनता है आपका पालनी की पहाड़ी वरुषनाथ पर्वत और इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है अन्नामलाई पर्वत जिसकी ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और दक्षिण में कौन सा है कार्डेमम या तो इलायची की पहाड़ी। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम देख रहे हो आप। सबसे पहला कौन है नीलगिरी, दूसरे नंबर में पालनी, तीसरे में अन्नामलाई, चौथे में कार्डेमम। तो देखो वहां पे नीलगिरी पहला नंबर में मतलब 3 तो 3 आ गया। दूसरे में कौन है पालनी की पहाड़ी तो 1 आ गया। तीसरे में कौन है अन्नामलाई 4 आ गया और बचा कौन आपका कार्डेमम कहाँ है 2। तो 3 1 4 2 यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप 3 1 4 2 ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सा है हिमाद्री श्रेणी, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट और विंध्याचल पर्वत। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं काफी सारे मैं वीडियो में बता चुका हूं कि भारत के साथ साथ विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा हिमालय है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए आंसर आपका
संयोग। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है और हिमाद्री पर्वत मतलब हिमालय पर्वत क्या है, सबसे नवीनतम है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, मतलब कौन से युग का विस्तार है, प्लायोसीन युग, पैलियोसीन युग, प्लास्टोसीन युग, ओलिगोसीन युग। आप पढ़ते हैं भारत के भूगर्भीय संरचना में कि भारत की भूगर्भीय संरचना को आप देखे होंगे इजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और एक होता है नियोजोइक। यहाँ पे इजोइक में किसी प्रकार के जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हुई थी। पैलियोजोइक में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय रीढ़ के हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, इसको बोला जाता है प्रथम युग या प्राथमिक युग। मेसोजोइक काल में क्या होता है, बड़े बड़े विशालकाय जीवों की उत्पत्ति हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है द्वितीयक युग, जिसमें आता है डायनासोर वाला काल, जुरासिक युग इसी के अंतर्गत आता है। सेनोजोइक काल में क्या होते हैं, पर्वत पठार मैदान का निर्माण होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे इओसेन, ओलिगोसेन, मायोसेन और प्लायोसेन, इसके अंतर्गत पर्वत पठार का निर्माण होता है पूरे विश्व में। ठीक है, इसको बोला जाता है तृतीयक युग, तृतीयक युग। और जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है, नियोजोइक। और ये नियोजोइक को दो भाग में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्लास्टोसीन युग, प्लास्टोसीन युग, और एक होता है आपका होलोसीन युग। तो सबसे नवीनतम कौन सा युग है, होलोसीन। और मानव जो जीवन अभी यापन कर रहे हैं वो यही होलोसीन युग है। प्लास्टोसीन युग खत्म, होलोसीन युग आ गया है, तो हम चतुर्थक युग में है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ये चतुर्थक, फोर्थ जनरेशन। और कौन से में है, होलोसीन में जी रहे हैं अभी। ठीक है ना। तो ये जो आपका थार का मरुस्थल है भारत में कौन से युग का पूछा गया है, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे टकराती है। ठीक है, ये वाले हिस्से पे कब टकराती है, ईओएमपी पे, क्योंकि हम इसी में पढ़ते हैं। ईओसीन युग में क्या बनता है, ग्रेट हिमालय। ओलिगोसीन में क्या बनता है, मिड हिमालय। मायोसीन युग में क्या बनता है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बनता है आपका मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय। ये वाला है ग्रेट हिमालय और ये मिड हिमालय, और सबसे नीचे प्लायोसीन युग में बनता है आपका शिवालिक हिमालय। यहाँ पे ट्रांस हिमालय बनता है ना मेन। तो क्या बन रहा है, हिमालय बन रहा है। तो मतलब क्या है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये पीछे कहीं सा ऊपर उड़ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ जो भूभाग है वो कहाँ आएगा, वो ऊपर आएगा, जिसमें हम मानते हैं कि रेगिस्तान में जो जीवाश्म मिलता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे बाड़मेर, एक है जैसलमेर, तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, प्राकृतिक ईंधन। क्योंकि यही सब माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में डूबा था, जिसकी वजह से जब ये ऊपर आया, उथला आया, तो जिसमें क्या मिला, समुद्री जीव मिलते हैं, अर्थात जीवाश्म मिलते हैं, जिसके अंदर क्या मिलता है, प्राकृतिक ईंधन की प्राप्ति होती है। क्लियर हुआ। तो ये जितने प्रश्न आपके मध्य आज हम डिस्कस किए हैं वो आपके आगामी एग्जाम जो भी होगा, व्यापम का जो अभी एग्जाम आने वाला है आपका सहकारिता विभाग में, इसके साथ साथ आप सुने होंगे आरआई, हॉस्टल वार्डन और आपका जो बैंक है, आपका जो सहकारी बैंक है उसके अंतर्गत। ठीक है ना। तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा इसका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का जल्द से जल्द जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।